तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। तो हमने हमारा जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने नरेशन के बारे में सीखा था, है ना। नरेशन क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके कुछ बेसिक रूल्स भी हमने देखे थे कि उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो नरेशन है ये होता क्या है। इसके बारे में हमने क्या देखा था कि दूसरे की बातों को अपने शब्दों में बोलना, दूसरे की बातों को अपने शब्दों में बोलना, या फिर उसमें कुछ मिला जुला कर कुछ नया सेंटेंस बनाकर दूसरे के सामने पेश करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए चुगली, मतलब आप किसी की जब चुगली करते हैं तो बात होती है इतनी सी, आप बताते हैं इतनी बड़ी करके, है ना। ऐसे ही तो बताते हैं इतनी बड़ी करके। तो उसको हम नरेशन के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? नरेशन के द्वारा। और यदि हिंदी ग्रामर में देखें तो हिंदी ग्रामर में उसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। आपने पढ़ा होगा जितने भी बच्चे हिंदी ग्रामर को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नरेशन को चेंज कैसे करते हैं। इसके सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई व्यक्ति किसी सेंटेंस को बोलता है तो उसका ज्यों का त्यों ही लिख देना या किसी को कह देना, वो डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अपने शब्दों में किसी से कुछ कहना, उसने जो बोला है उसकी बातों को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट वे होता है ना। जैसे कि हमने क्या देखा था, राम सेड, राम सेड आई एम गुड, है ना, ये हमने देखा था। या फिर आई एम ए प्लेयर, वो वाला देखा था हमने, आई एम ए प्लेयर लास्ट वीडियो में। चलो उसी को लेते हैं ना, आई एम ए प्लेयर। राम ने क्या कहा कि वो एक प्लेयर है, वो एक खिलाड़ी है ना। तो हमने इसको ट्रांसलेट कैसे किया था, राम सेड सेम टू सेम आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट आ जाएगा। और ये जो है इसमें चेंज करना होता है मैन, है ना। एक तो यहाँ पर ये सैड, सैड टू वगैरह चेंज करना होता है, और बाकी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है इस वाले पार्ट को चेंज करना हमने सीखा था। इसमें हमारी दो चीजें लगती हैं, एक सबसे पहले हमें पर्सन कॉन्सेप्ट देखना है, दूसरे नंबर पे हमें टेंस देखना है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कोई अदर वर्ड्स यदि इसमें है तो उसको चेंज करना था, जैसे हेयर का देयर, है ना। और जैसे टुमारो का मतलब जो आने वाला दिन है उसके लिए, इस तरह की जो दिस का दैट, अलग अलग वर्ड्स को हमने देखा था। तो सबसे पहले हम पर्सन कॉन्सेप्ट और टेंसेस को देखेंगे। तो पर्सन कॉन्सेप्ट इसमें देखना था। अब ये जो आई है, सबसे पहला वर्ड आई है, ये क्या है, कौन से पर्सन के अंदर आता है? फर्स्ट पर्सन के अंदर। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमने एक चीज सीखी थी, SON। इससे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, एंड मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यह है भैया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को इधर के सब्जेक्ट देखने हैं। अब हमें इधर से कोई लेना देना नहीं है, इधर का हमें सेंटेंस देख करके इधर के हिसाब से चेंज करना है। ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो हमें नाम को नहीं लिखना है, हमें इसका प्रोनाउन लिखना है। राम क्या है? कोई लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन ही। तो हम क्या लिख देंगे फिर यहाँ आई के स्थान पर ही हम लिख दिया। अब हमें ये जो टेंस है इसको देखना है। अच्छा, टेंस हमें तब चेंज करना है तब वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो या फिर ऐसी बात ना हो कोई जो हमेशा रहने वाली हो, ठीक है, तब हम चेंज करते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो हमेशा रहने वाली है कि वो प्लेयर ही है, प्लेयर ही था, प्लेयर ही रहेगा। लेकिन यहां पर यदि ऐसी बात नहीं होती तो फिर हमें ये टेंस चेंज करना पड़ता है। यानी कि एम के स्थान पर, एम कहां पर इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर। तो इसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वाज वर में चेंज करना पड़ता। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, पीछे वाली जो क्लास थी, उसमें हमने ये सब कुछ सीख लिया था कि इन सब को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी आगे भी हम देखेंगे, आज की वीडियो में भी हम यही चीज करने वाले हैं। लेकिन ना कुछ इसका एडवांस पार्ट होता है, उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। कल तो हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक सा पढ़ा था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब कुछ हमने चेक किया था, है ना। पास्ट को पास्ट में रखा था, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया था। लेकिन आज हम थोड़ा अपर लेवल पर जाएंगे, ठीक है, नरेशन के टॉपिक को लेकर थोड़ा अपर लेवल पर जाएंगे। चलिए, तो एक बार जो पीछे हमने कल जो किए थे काम, उनके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, एक होता है हैबिचुअल फैक्ट्स, एक होता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और एक होती है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें जो होती हैं, मतलब ऐसी कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, हैबिचुअल फैक्ट्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, हिस्टोरिकल फैक्ट इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में बना सकते हैं। वैसे हिस्ट्री की बातें ज्यादातर पास्ट की होती हैं तो इसको पास्ट में ज्यादातर बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे कि द टीचर सेड, ठीक है, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो ईस्ट में उदय होता है, पूरब में उदय होता है। अब भैया ये तो हमेशा ही पता है, सबको पता है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो कैसे बोलेंगे द टीचर सेड दैट, यहां तक सब कुछ सेम है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा है, परसों भी ऐसा। हमें चेंज वहां पर करना है जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जो प्रकृति या नेचुरल तरीके से चेंज हो सकता है उसमें चेंज करना है। हैबिचुअल एक्शन ही सैड आ गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। आई वॉक इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि वह मॉर्निंग में वॉक करता है, आई वॉक इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग वॉक करता है। अब ये तो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आज करता भी कल ना करता हो या फिर पुराने समय में ना करता हो अभी स्टार्ट किया हो। तो ये जो अब हमें ये जो सेंटेंस है इसमें हमें तीन चीजें चेक करनी है। क्या? सबसे पहले पर्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरे नंबर पर टेंस और तीसरे नंबर पर कोई अदर वर्ड यदि होगा तो चेक कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन कॉन्सेप्ट, यहां पर पर्सन कौन सा है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां से देख लेना, SON लिख देना, 1 2 3 लिख देना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? ही के लिए हम ही लिख देंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर किसी का नाम होता तो फिर दोबारा भी हम ही लिखते, क्योंकि हमें लिखना है यहाँ पर प्रोनाउन, ठीक है, हम यहाँ पर नाउन नहीं लिखते, ठीक है। तो ही सेड दैट ही, अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हैबिट है उसकी भैया, ठीक है, तो हैबिट को तो हम चेंज नहीं कर सकते वैसे, तो ये वॉक है ना, तो इसके साथ वॉक्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आई के साथ हम जो वर्ब है उसमें SEIS नहीं लगाते हैं, SEIS किसके साथ लगाते हैं? ही सी इट के साथ। किसके साथ? ही सी इट के साथ हम SEIS लगाते हैं, ठीक है। वैसे ये हैबिट वाली बात बताई गई है, बाकी वरना जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर वो हैबिट नहीं है, कुछ वैसा काम है, वन टाइम वाला काम है, तो उसको आप चेंज कर देते, ठीक है। तो ही वॉक्स इन द मॉर्निंग ऐसा हो जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं इंडियन गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। तो इंडिया जो है वो कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ये हिस्ट्री की ऐसी बात है जो हमेशा सत्य है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। तो कैसे बोल सकते हैं? द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन इतने सन में, तो ये सेम टू सेम रहेगा एक तरह से, मतलब ये कथन बन जाएगा आपके लिए, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो चेंज नहीं होती हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें देखना सब कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, A to Z चेंज हो जाएगा। ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये भी कभी चेंज नहीं होगी, ये कहावत है एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी चीजों को देखेंगे जो चेंज नहीं होगी। अच्छा, नॉर्मल सेंटेंसेस तो आपको चेंज करने आ गए, अब पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं जरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं, और एक होते हैं जिनको हम WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से बनाते हैं, है ना। दो तरह के ये जो सेंटेंसेस हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब मैंने सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आपको समझाया था तो तब मैंने आपको इन सब के बारे में भी बता दिया था, अच्छे से कि इनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर रूल देखिए, सबसे पहला रूल क्या है इसका? रूल ये है कि अब जैसे दो पार्ट थे सेंटेंस के, एक वाला पार्ट ये था और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट था, है ना। तो अब देखिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला ये पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यदि इधर की तरफ मैंने आपको जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था किस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं, सेज टू, सेज टू, सैड टू, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। तो इन सबको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, अच्छा आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो या तो आप उससे कुछ पूछते हैं या कुछ डिमांड करते हैं, है ना। पूछते हैं या डिमांड करते हैं, दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, या तो आप किसी से कुछ पूछते हैं, आस्क, अच्छा आस्क का मतलब पूछना भी होता है, मांगना भी आप लिख सकते हैं। आप किसी से डिमांड करते हैं, है ना, इंक्वायरी करते हैं, वांट टू नो, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है,
तो वहां पर आप इस तरह से आपको ये सेज टू, सेट टू, पेट टू जो भी है ना, ये सब आपको इनमें चेंज कर देने हैं। यदि कुछ पूछ रहे हैं तो आस्क लिख देना, कोई डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड कर देना, इंक्वायरी लेनी है तो इंक्वायरी कर देना, वांट टू नो कुछ जानना चाहते हैं तो वांट टू नो लिख देना। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज करोगे। ठीक है, और आपको जो ये जो वर्ड्स होंगे ये आपके बदल जाएंगे। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमाज के बदले इफ या वेदर का आपको प्रयोग करना है। किसका? इफ या वेदर का। अब तक हम इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर क्या लगा रहे थे? दैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें या तो इफ लगाना है या वेदर का इस्तेमाल करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो आप। पर्सन को चेंज करने के लिए जनरल रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, जो भी जनरल रूल्स आपके होंगे उनको ही आपको फॉलो करना है, जो हमने लास्ट के लेक्चर में सीखे थे पर्सन कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करें। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव में उसने बोला होगा भले ही, लेकिन हम उसको इंटरोगेटिव में नहीं लिखेंगे, हम उसमें इफ या वेदर लगा करके उसको नॉर्मल सेंटेंस की तरह बना देंगे। जैसे कि यहां पर देखिए असर्टिव सेंटेंसेस कैसे हैं, ये इंटरोगेटिव हैं, ये असर्टिव हैं। देखिए कैसे, इस असर्टिव का मतलब होता है जो साधारण वाक्य होते हैं, है ना, सिंपल या फिर वो नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन साधारण होने चाहिए। डू यू गो। ठीक है, तो इसको हमने बोला यू गो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डू किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो ये इंटरोगेटिव है इसलिए इसमें डू आ गया। इसको सिंपल बनाएंगे तो डू डज सब भाग जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब और उसमें एसईआईएस रह जाएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो इसमें एसईआईएस नहीं लगेगी जो इसकी वर्ब होगी। यदि ही सी इट होता तो वर्ब में एसईआईएस लगती। कल को यहाँ पर ही होता तो ही के साथ गोज लगता। टेंस आते हैं तो सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा, टेंस नहीं आते तो सब कुछ यहां से चला जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंस आप एक बार सीख लो पहले। ठीक है, डिड सी गो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें जब इसमें जैसे ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हम डू डज का इस्तेमाल करते थे, पास्ट के भी जो इंडेफिनिट है उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इसको हम नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे तो इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डिड गायब हो गया, सी हमने लिख दिया, अब गो की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी, तो सी वेंट बन जाएगा। कैन ही नॉट स्पीक, क्या वो नहीं बोल सकता है, ऐसा कुछ बोलना चाहता है, तो इसको सिंपल बना दो। ठीक है, इंटरोगेटिव आपको यहां से हटाना है, नेगेटिव है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन नॉट स्पीक। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर यू, अच्छा यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। वेयर यू लिव मतलब जहां तुम रहते हो। यहाँ पर वेयर यू लिव ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव। क्वेश्चन तब करता है जब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती, जैसे कि यहाँ पर है वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है ना, साधारण सेंटेंस को बनाने का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब वगैरह और ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जब डबल एस फैमिली वर्ड से बनता है तो ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो डबल एस फैमिली वर्ड में सबसे पहले आ जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आनी पड़ेगी आपको सेंटेंस में कोई क्वेश्चन करने के लिए किसी से। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि कोई सब्जेक्ट आ गया है। ये जो डबल एस फैमिली वर्ड है इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ गया है, तो मतलब ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु रोट द रामायण, ठीक है, मतलब रामायण को किसने लिखा, तो हु द रामायण रोट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, तो मतलब साधारण सेंटेंसेज आपको बना देते हैं इंटरोगेटिव से ट्रांसलेट करके। चलिए कुछ सेंटेंसेज देखते हैं और अच्छे से इसको तभी सीखेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। बिना एग्जांपल्स देखे हमारी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, है ना, उसने मुझसे कहा या फिर कोई सवाल पूछा कि भैया क्या तुम एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो उसने देखिए आपको जब आप किसी से कोई सवाल करोगे ना तो आपको खुद पता होगा कि आप किसी से कोई पूछ रहे हैं कुछ, या फिर किसी से किसी चीज की इंक्वायरी ले रहे हैं, या किसी से आप कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप खुद को पता होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अलग दिख रहा है, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। ये जो आर यू ए स्टूडेंट लिखा हुआ है इसको देखते हमें पता चला कि इसे ये पूछ रहा है कि क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम छात्र हो, ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो जब ये ऐसा कुछ पूछ रहा है तो मतलब ये कुछ पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ये जो सेड टू, सेज टू, वेज टू होंगे जो इंटरोगेटिव में, ये आपके उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। कभी आस्क्ड बन जाएंगे, कभी इंक्वायरी आप करोगे तो इंक्वायरी आ जाएगा, है ना, कभी कुछ आप जानना चाहते हैं तो वांट टू नो आ जाएगा, इस तरह से। तो कुछ पूछा है तो सेड टू के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। अब मैंने बताया था इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होंगे उनमें इन्वर्टेड कोमा जो होंगे उनके स्थान पर या तो इफ आएगा या वेदर।
तो आप इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेंटेंस बचेगा उसको आपको नॉर्मल जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना है। कैसे, देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर ये यू जो है ये कौन सा आपका बताइए कौन सा वो है, ये पर्सन है सर। यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है सर? फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो इस सब्जेक्ट यू हमारा सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम इधर वाली लाइन में देखते हैं, तो इधर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट है मी। मी ऑब्जेक्ट है किसका? आई का, तो आई आ जाएगा यू के स्थान पर, तो वेदर के बाद आ जाएगा आई। उसके बाद हमें अब देखना है टेंस। ये टेंस कौन सा है सर? प्रेजेंट के मतलब कौन सा टेंस है बताइए? ये सिंपल सेंटेंस है, वैसे तो कोई टेंस वगैरह नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। आर यू ए स्टूडेंट, तो इज एम आर के स्थान पर हमें क्या यूज करना था? वाज वर, तो आई के साथ वाज आएगा ना कि वर, तो आई वाज ए स्टूडेंट। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, ही सेड टू रामन हैव यू ए मोबाइल सेट, है ना, मतलब ही सेड टू रमन, रामन नहीं रमन है, ठीक है। ही सेड टू रमन हैव यू ए मोबाइल सेट, ठीक है। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है कि उसने रमन से कहा कि हैव यू ए मोबाइल सेट। वैसे तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये बताइए ये वैसे तो गलत है एक तरीका से यदि हम देखें, लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं इंटरोगेटिव को चेंज करना, ठीक है, नॉर्मली, तो हमने इसमें हाथ लिख दिया। तो वैसे तो हम डू यू से बनाते इसको, डू यू हैव ए मोबाइल सेट, इस तरह से बनाते, लेकिन फिर भी आप देखिए हैव यू ए मोबाइल सेट, मतलब क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल सेट है? उसने उससे मांगा है क्या ये मोबाइल सेट? ये बोला है कि मुझे मोबाइल सेट दे दो? नहीं, उसने उससे सिर्फ ये इंक्वायरी के लिए कर रहा है इस काम को, भाई वो पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कि भाई मोबाइल सेट है तो बता दे, नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो उसने क्या की है? इंक्वायरी की है, कोई लड़की है, सी इंक्वायरीड ऑफ रमन इफ वेयर ही हैड ए मोबाइल। अच्छा, ये प्रेजेंट का जो परफेक्ट था हैज है, ये पास्ट परफेक्ट में यानी कि हेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी आपको समझ में आ गया होगा ये चेंज कैसे हुआ है। इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर इफ और वेदर आ गया, और यू क्या है हमारा? फिर से वही आ गया, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है रमन, रमन कोई लड़का है, लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा हैज है। एक बात और आपको याद रखनी है, वहां पर क्या दिख रहा है आपको? ये इंटरोगेटिव नहीं रहेंगे जब हम इनको चेंज कर देंगे, इंटरोगेटिव नहीं रहेंगे जब हम इनको चेंज कर देंगे। इंटरोगेटिव के जो साइन है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का, वो भी इनमें से हट जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो यहां पर ये इंटरोगेटिव है, यहां पर इनको हम नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। ये बात आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते टाइम याद रखनी है। मुकेश सेड टू मी, ठीक है, मुकेश सेड टू मी डिड यू टीच माय सिस्टर। तो मुकेश ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को डिड यू टीच माय सिस्टर, मतलब क्या तुम मेरी बहन को पढ़ाया, ऐसा कुछ कहना चाहता है, ठीक है। तो तुमने मेरी सिस्टर को पढ़ाया, उसने मुझसे ऐसा पूछा। अब ये पूछ रहा है कि क्या तुमने मेरी सिस्टर को पढ़ाया, पूछ रहा है ना कि कोई इंक्वायरी कर रहा। बाकी इंक्वायरी भी कर सकता है, आप यहाँ पर इंक्वायरी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर मैंने पूछने का ही लिखा है तो पूछना ही लिखोगे, आस्क्ड ही लिखोगे। ये हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिख दिया आप वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर लिखोगे। आस्क्ड लिख दिया तो आस्क्ड ही आप लिखोगे, इंक्वायरी मैंने लिख दिया तो इंक्वायरी ही लिखोगे। आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है, एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था, यहाँ पर कौन सा है वो इंक्वायरी वाला, ये है सी सेड टू मतलब रमन हैव यू ए मोबाइल। तो यहाँ पर ये पूछ भी तो सकता है कि भैया क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल सेट है, तो इंक्वायरी करना पूछना ही हो जाता है, एक तरह से क्या हो जाता है? पूछना ही हो जाता है। ये चीजें उसमें तब ज्यादा गहराई से देखी जाती है जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी स्पोकन इंग्लिश में इनको ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, सी आस्क्ड, ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। इंक्वायरी लिखना है, इंक्वायरी भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरह हमें कैसे पता चलेगा भाई इंक्वायरी आएगा आस्क्ड आएगा। हमें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, लग सकता है, हर किसी की सोच अपनी अलग होती है। अब हम तो नहीं जानते ना वो किस तरह से क्वेश्चन को करता है, आप किसी तरह से किसी दूसरे से कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको पर डिपेंड करेगा। तो मुकेश सेड टू मी डिड यू टीच माय सिस्टर, क्या तुमने सिस्टर को पढ़ाया? तो मुकेश आस्क्ड मी, सेड टू बन गया आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ, और यहां पर अच्छा यहाँ पर ये वेदर आएगा, ये गलती से वेयर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, वेदर आएगा, ये तो वेदर है, ठीक है, ये गलत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये वेदर आएगा यहाँ पे। वेदर आई हैड टॉट हर सिस्टर, इस तरह से, ठीक है। स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, मतलब स्नेहा ने मुझसे कहा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब कहा यानी कि पूछा ही होगा कोई चीज, है ना। तो स्नेहा आस्क्ड मी इफ और वेदर आई प्लेड क्रिकेट,
इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। आगे देखिए, अजीत सेड टू विपाशा, अजीत ने विपाशा से कहा डू यू नो द वे, क्या तुम मतलब रास्ता जानते हो, या ऐसा कुछ पूछना चाहता है कि तुम तरीका जानते हो। वे का मतलब तरीका भी होता है, रास्ता भी होता है, ठीक है। तो अजीत आस्क्ड विपाशा इफ और वेदर शी न्यू द वे, ठीक है। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इनमें करना नहीं है। इंटरोगेटिव मतलब जो साइन होगा उसको हटाना है। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर इफ या वेदर आपको लिखना है, चाहे आप इफ लिखो या वेदर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपना जो ये रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी, रिपोर्टेड जो स्पीच होगी, इसमें जो पर्सन कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, और टेंस को चेंज कर देना है, प्रेजेंट को कंप्लीटली किसमें, पास्ट में, और पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है, ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए समझने में, लेकिन जब आप वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लोगे फिर आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हमने सेंटेंसेस देखे थे ये थे हेल्पिंग वर्ब वाले। कैसे थे? हेल्पिंग वर्ब वाले। देखिए सब में हेल्पिंग वर्ब आ गए, ठीक है। तो अब यहां पर जो हम देखने वाले हैं आगे वो हमारे हैं WH फैमिली वर्ड वाले। कैसे हैं? WH फैमिली वर्ड वाले। अच्छा, ये जो WH फैमिली वर्ड वाले है ना, इनमें आपको एक बात याद रखनी है। इनमें आपको क्या बात याद रखनी है कि इनमें वो जो इफ वगैरह है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। इफ और वेदर जो हमने लिखा था वो नहीं आएगा, ये आपके साधारण से रहेंगे। और इनमें जो ये है, देखिए एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके देखिए और फिर देखो इनमें क्या क्या चेंज आया है। आई सेड टू माई वाइफ वट आर यू डूइंग टूडे, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम आज क्या कर रही हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई आस्क्ड माई वाइफ, ठीक है। यहां तक ये बन गया, आई आस्क्ड माई वाइफ, सेड टू का आस्क्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद वट आर यू डूइंग टूडे और वट सी वाज डूइंग दैट डे। टुडे का मैंने क्या बताया था आपको, टुडे का बन जाएगा दैट डे। हेयर का देयर, दिस का दैट बताया था ना मैं आपको, उस वाली जो स्लाइड है उसमें आपको मिलेगा। जो इससे पहले लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो व्हाट आर यू डूइंग टुडे, एक चीज आपने देखी, हमने इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे पहले दैट करते थे, इफ करते थे, वेदर करते थे, ऐसा हमने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट सी वाज डूइंग टुडे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो इंटरोगेटिव का जो साइन है उसको हमने हटा दिया है और सेंटेंस को इंटरोगेटिव ना करके कुछ मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला बना दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस बना दिया है, व्हाट शी वाज डूइंग टुडे, ठीक है। इस तरह से तो यहां पर हमने सिंपल इसको बनाना कैसे, सिंपल ऐसे बनाना है, जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है किसके बाद, WH फैमिली वर्ड के बाद। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल बनाने के लिए ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हटा करके इसके बाद आपको क्या लिख देना है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट लिख देना है और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है। ये बस आपको काम करना है। ये देखिए ये जो यू था और जो आर था, ये आर था WH फैमिली वर्ड के बाद, तो इसलिए इंटरोगेटिव था। लेकिन यहां पर देखिए हमने WH फैमिली वर्ड के बाद जो आर वार है, जो हेल्पिंग वर्ब उसको ना लिख के हमने सी लिख दिया, यानी कि सब्जेक्ट की तरह यहां पर हमने सी को लिख दिया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यानी कि एक साधारण सेंटेंस की तरह हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। व्हाट शी वाज डूइंग टुडे, इस तरह से, या फिर दैट डे। He said to me when will you return, उसने मुझसे कहा कि तुम कब वापस आओगे। अब will का बन जाएगा would, तो he asked me when I would return, इस तरह से। She said who went there, she asked who had gone there, she asked who had gone there, ठीक है। और ये चेंज कैसे हुआ आपको पता है ना, ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने आपको ये टेंसेज पहले ही बता दिए थे पिछले लेक्चर में। जब तक आप पहले वाले लेक्चर को क्लियर ना कर लो, इस दूसरे वाले लेक्चर को मत देखना, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले बात आपको इससे पहले जरूर देखना है। आई आस्क्ड टू हर व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। आई सेड टू हर व्हिच क्लास डू यू रीड इन, आई आस्क्ड हर व्हिच क्लास शी रीड इन, ठीक है। और आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू इंसल्ट माय ब्रदर, आई डिमांडेड ऑफ हिम व्हाई ही हैड इंसल्टेड माय ब्रदर। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं। अच्छा, ये असर्टिव सेंटेंसेस में ना आपको कोई सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह के सेंटेंसेस आपके असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो चेंज करने में ऐसा कोई तुक्का आपको इसमें तीर तो कोई मानना है नहीं, सिर्फ साधारण से फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। जो हमने सबसे पहले फॉर्मूले सीखे थे उन्हीं के हिसाब से ये भी आपके ट्रांसलेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट ए वाइज मैन, मेरा फ्रेंड उससे कहता है यू आर नॉट ए वाइज मैन, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो, तुम एक समझदार व्यक्ति नहीं हो, है ना, ये कहता है।
अब माई फ्रेंड का तो माई फ्रेंड आ गया, सेज टू का बन गया टेल्स, उसके बाद हिम ही आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर दैट आ गया। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी लड़के के लिए, तो हमने लड़का यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये जो सेंटेंस है, यू आर नॉट ए वाइज मैन, हमने लिख दिया ही इज नॉट ए वाइज मैन। अब देखिए यू था तो इसके साथ आर आया, लेकिन यहां पर है ही के साथ हम आर तो लिख नहीं सकते, तो इज एम आर में से फिर इज आ जाएगा, ही इज नॉट ए वाइज मैन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सी सेज आई शैल राइट ए लेटर, ठीक है, सी सेज आई शैल राइट ए लेटर, तो कैसे बोलेंगे, सी सेज दैट शी शुड राइट ए लेटर, शैल का क्या बन जाएगा, शुड। दे से वी आर रीडिंग नॉवेल्स, दे से दैट दे आर रीडिंग क्या, नॉवेल्स। ठीक है, और विपाशा विल से टू मी, अच्छा ये देखिए इसमें अब फ्यूचर आ गया है ना, विल आ गया, विल अब ये कभी चेंज नहीं होगा, विल आपका चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बाकी सेज टू पेज टू आपके चेंज हो जाएंगे। विपाशा विल टेल मी दैट शी वांट्स टू बाय एन आइटम ऑफ गोल्ड, वह मतलब एक गोल्ड का कोई वस्तु या आइटम कोई खरीदना चाहती है, ऐसा ये सेंटेंस हमसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है, मोहन सैड आई कैन बाय ए कार, मोहन सैड दैट ही कुड बाय ए कार, मोहन कहता है कि मैं कार को खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। आप कैसे चेंज करते हैं, नॉर्मल जैसा आपने रूल्स सीखे थे फर्स्ट लेक्चर में, उसी के हिसाब से आप इनको चेंज करते हैं। एक और देखते हैं लेट वाले सेंटेंसेस, लेट के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। लेट में देखिए क्या है, इसमें मैंने कुछ स्टेप लिख रखे हैं। पहला स्टेप क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपको से, सेज, सैड को प्रपोज या फिर सजेस्ट में टेंस के अनुसार उसकी जो फॉर्म से उसके अनुसार चेंज कर देना है। ठीक है, स्टेप 2 इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके दैट का प्रयोग करें। ठीक है, और लेट को हटा दें और ऑब्जेक्टिव केस को प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट केस वही होता है, मतलब जो सब्जेक्ट जैसे आई का होता है, मी, वी का होता है, अस, तो उसको आपको प्रोनाउन में चेंज कर देना है। ठीक है, और स्टेप 5 है कि आपको शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो वी दे ऑब्जेक्टिव केस आप लिखोगे ना, इसके बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो द सिनेमा, मतलब मोहन का जो दोस्त, मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि चलो सिनेमा चलते हैं। हम सिनेमा किस लिए जाते हैं, मूवी वगैरह देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोहन प्रपोज्ड या फिर सजेस्ट, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें, टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ गया दैट। अब लेट अस गो द सिनेमा। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको एक बात याद रखनी है, देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो आप वी लिख सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा वैसा कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, या तो आप वी लिख सकते हैं या फिर आप दे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आया क्यों है, उसने बोला लेट अस गो द सिनेमा, मतलब चलो हम मतलब सिनेमा चलते हैं मूवी देखने के लिए, है ना, या फिर हमारे साथ सिनेमा चलो मूवी देखने के लिए। तो अब उसने यदि हमारे लिए बोला तो हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। यदि उसने मतलब अदर पर्सन की तरह ट्रीट किया तो आप दे भी लिख सकते हैं, दे शुड गो टू सिनेमा, मतलब उन्हें सिनेमा। अब ये शुड क्यों आया है ना, ये शुड इसलिए आया है, देखिए यहाँ पर तो कोई शुड वुड है नहीं, तो ये आया क्यों है, ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि वी और दे के बाद हमें शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसलिए वी और दे आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और शुड आ गया। ठीक है, आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, है ना, कि चलो जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करें, मदद करें। तो आई प्रपोज्ड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर, द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, वी शुड प्ले टुगेदर। ठीक है, हमें मदद करनी चाहिए या फिर हमें खेलना चाहिए, जो भी आपको बोलना है आप अपने हिसाब से अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ना इसमें कुछ भी नहीं है, नरेशन में कुछ भी नहीं है, आपको ये रूल्स वगैरह है ना, ये रूल्स वगैरह आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बस एक बार आपके रूल्स वगैरह याद हो गए, आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी हमारे हिसाब से। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो रूल्स वगैरह मैंने बताए हैं, इन रूल्स को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनको समझ लेना है। चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी एक राय, यदि आप मानोगे नरेशन वाले केस में, इसमें ज्यादा अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, फंस जाओगे। अगर आपको और जो टॉपिक्स हैं जो बेसिक में हमने पढ़ा है वो आपको अगर समझ में नहीं आया, अगर आप उनको भूल गए हैं, तो आप इसको ना पढ़ें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आप यूं ही साधारण सेंटेंसेस बनाएं, वरना अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये एक तरह से एडवांस टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, देखिए मैं बताता हूं आपको इसको समझने के लिए क्या क्या आना चाहिए। नरेशन को समझने के लिए सबसे पहले, नरेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको
पर्सन कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, पर्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है, पर्सन कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, आपको टेंसेज अच्छे से आने चाहिए, टेंसेज में भी आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मॉडल्स का भी हम इसमें कहीं कहीं इस्तेमाल कर देते हैं, जो साधारण मॉडल्स होती हैं। फोर्थ नंबर पे क्या आता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो आपको आना चाहिए। किसके अंदर आता है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस? प्रोनाउन चार्ट के अंदर। किसके अंदर? प्रोनाउन चार्ट के अंदर ये सब कुछ आपका आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए नरेशन को समझने से पहले। उसके बाद जब आपको ये सब कुछ अच्छे से आता होगा, फिर नरेशन के अपने कुछ रूल्स हैं, जैसे कि सेड किस में चेंज होगा, सेड टू किस में चेंज होगा, सेज किस में चेंज होगा, सेज टू किस में चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ इसके वर्ड्स हैं, दैट, दिस, देयर, टुडे, दैट डे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब कैसे चेंज होंगे, ये सब की आपको याद करने पड़ेंगे। बिना याद करे इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ये पूरे इंग्लिश ग्रामर को कवर करता है। ये जो नरेशन है ना, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर को एक तरह से कवर करता है। इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स जो बेसिक के हैं वो इसमें आपको मतलब यूज करने पड़ेंगे। किसी न किसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। और आपको सेंटेंसेस, सिंपल जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो भी याद होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इंटरगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब ये एक इन्फॉर्मेशन देती हैं और कब ये किसी से कोई सवाल करती हैं। तो नरेशन को समझने के लिए आपको पहले इन टॉपिक्स को समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे, तो पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को देखना, आपको जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। और जिस दिन मैं जो आपको पढ़ाता हूं उसको आप घर पर रिवाइज जरूर करें। बिना रिवाइज करे आप फिर उनको भूल जाओगे। एक दिन याद रह सकते हैं क्लास में पढ़ने के बाद, 2 दिन याद रह सकते हैं, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, 1 महीना, बस। उसके बाद आप उनको भूल जाओगे। और आप ये खुद जानते हैं कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम भूल सकते हैं, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इनको हम भूल सकते हैं यदि हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मैंने लिखा है कि भैया नरेशन को पढ़ने से पहले आपको ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप इनको देख लीजिए, ठीक है। एक बार इनको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अब ये तो देखिए, मैं भी नहीं बता सकता कि भैया आपको कौन सी चीज मतलब नहीं आती है। मुझे क्या पता आपको टेंसेज में दिक्कत है, या पर्सन कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, या मॉडल्स में है, या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में दिक्कत है, प्रोनाउन चार्ट में दिक्कत है, सिंपल सेंटेंसेज में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इनके स्ट्रक्चर्स में से आपको किस चीज में दिक्कत है, ये बात तो मुझे नहीं पता, है ना। ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में आपसे ज्यादा और अच्छा कौन जान सकता है, ठीक है। यदि मेरी बात की जाए तो मैं अपने बारे में अच्छा जानता हूं, आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। आप देखिए आपको कौन सा टॉपिक इनमें से नहीं आता है, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप अपने हिसाब से आप उनको यूज करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी मैंने ले रखे हैं बेसिक के, प्रैक्टिस उनको आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस को सबसे पहले आपको इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनको आपको देख लेना है। उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तरह तरह के क्वेश्चंस मैंने बच्चों से पूछे हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, हमने इसमें आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसका ओवरव्यू दिया था कि उसमें 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये जो नरेशन होता है डायरेक्ट सेंटेंस होता है, एक इनडायरेक्ट, और आपको पर्सन कॉन्सेप्ट, टेंस और अदर वर्ड्स के हिसाब से इनको चेंज करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे इसमें, जैसे कि आपके यूनिवर्सल ट्रुथ वाले आ गए, हैबिचुअल हो गए, हिस्टोरिकल हो गए, प्रोवर्ब्स वगैरह हो गए। उसके बाद हमने इंटरगेटिव सेंटेंसेस को देखा था कैसे चेंज करना है। जो सेज टू वेज टू है इनको आप डिमांड, आस्क, इंक्वायरी, इनके हिसाब से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके स्थान पर आप इफ या वेदर का इसमें इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, असर्टिव सेंटेंस चेंज करना सीखा था, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ हेल्पिंग वर्ब वाले देखे थे, और कुछ हमने देखे थे जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से हम एग्जांपल्स को चेंज कर सकते हैं, वो देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने लेट के बारे में सीखा था। असर्टिव सेंटेंसेज के बाद अब हम लेट के बारे में सीखा था कि लेट को कैसे इस्तेमाल करना है। लेट में आपको शुड तो लगाना ही लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कब लगाना है? वी और दे के बाद आपको आपका जो शुड है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने आज के इस लेक्चर में सीखी थी। और उसके बाद मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जो कि आपको नरेशन
में पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।